हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M2M क्लासेज। दृष्टि जियोग्राफी की सीरीज़ की ये 15वीं क्लास में लेकर के आपके सामने आ गया हूँ। और इसमें हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। और इसमें पिछली क्लास में हमने मृदा का वर्गीकरण देखा था, उसमें काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। तो जहाँ से मैंने पिछली क्लास को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ इसको। इसमें यहाँ पर छोड़ा था हमने, जो ये मृदा के बारे में जो एक नज़र में ये सूची दी हुई थी, ये सूची से छोड़ा था मैंने। आप इसको सूची को अच्छी तरह से देखना और ध्यान से समझना इसे, ठीक है। तो मैं अब क्लास को स्टार्ट करता हूँ यहीं से। अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब देखते रहें क्लास को। कि देखो, इसमें एक साइड में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मृदा का नाम लिखा हुआ है, उसके आगे मृदा से संबंधित क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है जिस जगह मृदा पाई जाती है, और आगे लिखा हुआ है फसल का नाम, जो फसल इस मृदा में उगाई जाती है उसके बारे में। और आगे मृदा के पोषक तत्वों के बारे में लिखा हुआ है कि मृदा में किस किस तत्वों की अधिकता पाई जाती है। और इसके आगे लिखा हुआ है एंड में कि किस किस पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है, यानी जो पोषक तत्व इसमें नहीं पाए जाते हैं उसके बारे में एंड में लिखा है। तो सबसे पहली मृदा है इसमें जलोढ़ मृदा। और इसके बारे में बता दूं, ये देश के कुल भूक्षेत्र के 40% भाग पर पाई जाती है, यानी जो कृषि योग्य क्षेत्र है उसके 40% भाग पर ये मृदा पाई जाती है जलोढ़, यानी देश के 40% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसका जो विकास है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के दोआब तथा समुद्री तटीय क्षेत्र में अधिक हुआ है। और इसमें जो खेती की जाती है धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन तथा दलहनी, अधिकतर सभी फसलों का उत्पादन जलोढ़ मृदा में किया जाता है। और इसमें पोटास व चूना की तो प्रधानता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश पदार्थ का अभाव पाया जाता है। यानी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश पदार्थों का अभाव पाया जाता है। एक चीज़ तो आप अपने उसमें बांध लो कि नाइट्रोजन तो सभी मृदाओं में पाई ही नहीं जाती है। इंडिया में नाइट्रोजन का तो सभी मृदाओं में अभाव पाया जाता है। अगली मृदा है इसमें लाल मिट्टी की मृदा, ठीक है। लाल मिट्टी देश के लगभग 18% भाग पर पाई जाती है यह, और यह दूसरे नंबर की मृदा है जलोढ़ के बाद। और यह संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, ओडिशा व मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। और इसमें जो फसल का उत्पादन किया जाता है मूंगफली, केला, तम्बाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का, इस तरह की ये सभी फसलों का उत्पादन लाल मिट्टी में किया जाता है। और इसमें जो है लोहे की प्रचुरता पाई जाती है, ठीक है। और इसी वजह से इसका जो कलर है लाल पाया जाता है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की कमी पाई जाती है। आगे इसके बाद काली मृदा, और यह देश के 15% भाग पर पाई जाती है, यानी तीसरे नंबर की ये मृदा है सर्वाधिक क्षेत्र पर। और यह महाराष्ट्र में पाई जाती है सबसे अधिक, तो उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पठारी क्षेत्रों में। और इसमें जो फसल का उत्पादन किया जाता है कपास प्रमुख रूप से की जाती है, सोयाबीन, चना, ज्वार और गेहूँ, इन सभी का उत्पादन इसमें किया जाता है। और इसमें पोटास, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। पोटास, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तथा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी पाई जाती है। आगे फिर इसके बाद चौथी मृदा है लेटराइट मृदा, और यह देश के 3.7% भूक्षेत्र पर पाई जाती है। और इसका विकास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र तथा ओडिशा के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें जो उत्पादन किया जाता है चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना तथा काजू का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसमें लेटराइट मृदा में चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना और काजू का। और इसमें जो लोहा और एल्युमिनियम की तो प्रचुरता पाई जाती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास व चूने की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूने की लेटराइट मृदा में। आगे है अब जलोढ़ मृदा, वो मरुस्थलीय मृदा। इसका जो विकास है दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो अधिकतर पाई जाती है और उत्तर प्रदेश के भी ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और इसमें जो उत्पादन किया जाता है फसल का बाजरा, ज्वार, गेहूं, मोटे अनाज, सरसों, जौ आदि का उत्पादन किया जाता है। इस मरुस्थलीय मृदा में ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों, जौ आदि का उत्पादन किया जाता है तथा इसमें लवण, फास्फोरस की तो प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन जीवाश्म और नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है इसमें। आगे है इसमें पर्वतीय मृदा।
पर्वतीय मृदा जो है कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय भागों में पाई जाती है अधिकतर। कश्मीर से लेकर के हिमालय तटीय क्षेत्रों मतलब हिमालय के गिरपदों में अरुणाचल प्रदेश तक यह पाई जाती है। और इसमें जो उत्पादन है सेब, नाशपाती, आलू, इस तरह का उत्पादन इसमें किया जाता है। और इसमें जो पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव तथा जीवाश्म की अल्पता पाई जाती है। यानी इसमें पोटास, चूना तथा फास्फोरस का तो बिल्कुल ही अभाव पाया जाता है, ये पाए ही नहीं जाते हैं। लेकिन जीवाश्म कुछ मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे, इन्हें अच्छे से देखना आप। अब आगे मृदा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, जिसमें पहला है मृदा अवकर्षण। इसे समझते हैं कि मृदा अवकर्षण किसे कहते हैं। मृदा में उर्वरता के ह्रास को ही मृदा अवकर्षण कहते हैं। यानी मृदा में जो उत्पादक तत्व होते हैं उनका जो जब ह्रास हो जाता है यानी कमी हो जाती है तो उसी को मृदा अवकर्षण कहते हैं। और इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा मृदा के दुरुपयोग एवं अपरदन के कारण मृदा की गहराई या परत की मोटाई भी कम हो जाती है। अपरदन के कारण मृदा ऊपर से बह जाती है तो ये इसकी मोटाई भी कम हो जाती है। और इसका जब पोषक तत्व ही नहीं रहेंगे तो मृदा का पोषक तत्व तो कम हो ही जाएंगे, उपजाऊ भी कम हो जाएगी ये। और मृदा अवकर्षण की दर भू आकृतिक संरचना, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। यानी मौसम, संरचना, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार ये सभी इसी के ऊपर डिपेंड करती है इसकी स्थिति। और आगे देखते हैं मृदा अपरदन के बारे में कि मृदा अपरदन का तात्पर्य मृदा के ऊपरी संस्तरों का विनाश है। यानी जो ऊपरी संस्तर हैं मृदा के वो बह जाते हैं। और यह प्राकृतिक व मानवीय गतिविधियों दोनों प्रकार से हो सकता है। और इसमें जिसे मृदा का यानी और इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से होने वाला जो मृदा अपरदन है वह मृदा निर्माण प्रक्रिया में एक प्रकार का संतुलन पाया जाता है। यानी प्राकृतिक रूप से होने वाले मृदा अपरदन व मृदा निर्माण प्रक्रिया में एक प्रकार का संतुलन पाया जाता है। यानी जितनी मृदा अपरदन हो जाता है ठीक मतलब उतनी ही वो मतलब मृदा का दूसरी जगह विकास हो जाता है, तो इससे संतुलन पाया जाता है। इसमें यह बहुत ही धीमी गति से होता है। किंतु मानवीय हस्तक्षेप द्वारा जो इस संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, मृदा अपरदन की दर में वृद्धि होती है इससे, और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं मृदा अपरदन के कारण के बारे में अच्छे से जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसमें निर्वनीकरण का। निर्वनीकरण यानी वनों को कम करना, वनों को काटना, वनों को समाप्त करना। वन पानी के बहाव तथा वायु की गति को कम करता है। अगर वन की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो पानी के कटाव को और वायु की गति को भी कम करता है। और वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, किंतु वृक्षों के अविवेकपूर्ण दोहन तथा कटाई से अपरदन की तीव्रता बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें मृदा अपरदन और उसका प्रभाव। ये देखो ये मैप के रूप में दिया हुआ है, इसे अच्छे से, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, ऊपर ये वृक्षारोपण है तब तक रुके हुए हैं, ठीक है, ऊपर से बहाव आता है पानी का तो ये नीचे की तरफ बहता हुआ आता है और जहाँ पर गड्ढे से होते हैं वहाँ पर आकर के जम जाता है। जैसे ऊपर ये पशुचारण हो रहा है और वायु द्वारा कृषि मृदा का त्वरित क्षरण होता है इसके द्वारा। नीचे फिर वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत का अपरदन हो जाता है और फिर वायु के कारण कृषि भूमि का जलमग्न हो जाता है। जब जैसे किसी मतलब नीचे एरिया पर मृदा आकर के जमेगी तो उसका तल ऊंचा हो जाएगा और फिर पानी ऊपर उठेगा, तो कहते हैं ना पानी में मिट्टी जाएगी तो पानी का जल स्तर ऊपर होगा, तो उस वजह से जो आसपास का क्षेत्र होता है वो जलमग्न हो जाता है इससे। और फिर जल का तेज अपवाह बाढ़ का कारण बनता है, क्योंकि जब मृदा नीचे आएगी पानी फैलेगा तो बाढ़ तो लाएगा ही। और तेज बारिश मिट्टी से पोषक तत्वों को निच्छादित कर देती है तथा मृदा की ऊपरी परत को भी क्षति पहुंचाती है। और अपक्षरण नदियों व जलाशयों को अवरुद्ध करता है तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनता है। यानी जो पहाड़ों से अवक्षरण होता है वो नदियों में जाकर के जमा हो जाता है और इस वजह से जो उनके जलाशय होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी नदियों का जो मृदा स्तर है वो ऊंचा हो जाता है और जल भी उसमें कम आता है और साइडों को मतलब ऊपर तलों के किनारे तक पहुंचता है जल, जिस वजह से बाढ़ का खतरा हो जाता है और जो नदी की जल धारण क्षमता है वो भी कम हो जाती है और इसी कारण से बाढ़ का कारण उत्पन्न होता है। आगे है फिर इसमें
अत्यधिक पशुचारण, यह भी एक इम्पोर्टेंट इसका कारण है अपरदन का। इससे मिट्टी का गठन ढीला हो जाता है, फलतः जलीय व वायु अपरदन तीव्र हो जाता है। आगे फिर जलीय अपरदन है। जल जो है मिट्टी के घुलनशील पदार्थों को अपने साथ घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहित करना जलीय अपरदन कहलाता है। यानी जो जल अपरदन होता है उसमें जल के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल बहा ले जाता है, इसी को जल अपरदन कहते हैं। आगे फिर वायु अपरदन, तीव्र पवनों द्वारा सूक्ष्म कणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाना अपवहन कहलाता है। यानी तीव्र पवनों द्वारा सूक्ष्म कणों को अपने साथ वायु जब उड़ा ले जाती है तो उसे अपवहन कहा जाता है। और मृदा अपरदन चक्रवातों द्वारा भी होता है, जिसमें चक्रवात मिट्टी को उड़ाकर छोटे गर्त बना देते हैं। आगे फिर इसमें हिमानी अपरदन। हिमालय में हिमरेखा के नीचे बहने वाले बर्फ तथा जल को हिमनद कहा जाता है। यानी हिमालय में हिमरेखा के नीचे बहने वाले बर्फ तथा जल को हिमनद कहा जाता है, और ये चट्टानों एवं मिट्टी को काटकर निचली घाटी में जमा कर देते हैं, जिन्हें हिमोड़ कहा जाता है। जो ये चट्टानों व मिट्टी को काटकर निचली घाटी में जमा कर देते हैं उसी को हिमोड़ कहा जाता है। आगे फिर झूम कृषि के द्वारा भी होता है ये। झूम कृषि के दौरान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए वृक्षों का कटाव किया जाता है तो वृक्षों के कटाव से अपरदन की दर में वृद्धि होती है तथा मिट्टी के पोषण तत्व भी बह जाते हैं, क्योंकि मिट्टी की जो वृक्षों के द्वारा जो गठन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और बारिश पड़ती है तो फिर उसका बहाव हो जाता है, इस वजह से अपरदन होता रहता है। आगे फिर भूस्खलन के द्वारा। भूस्खलन अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। भूस्खलन अपरदन पहाड़ी सतह तथा पर्वतीय ढाल के नीचे धंसने के कारण होता है। सामान्यतः भूस्खलन ढालों पर खुदाई व कमजोर भूगर्भ ढाल के होने के कारण होता है। और वनों में आग लगाने या लगने, भूमि को बंजर खाली छोड़ने, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाने और सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाने से भी मृदा अपरदन होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट कारण थे इसमें। अब मृदा अपरदन के जो चरण होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है कि बूंद अपरदन के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि यह मृदा अपरदन का प्रथम चरण है, और इसके अंतर्गत सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदों के प्रतिघात से मृदा कण वियोजित हो जाते हैं, जिसमें मृदा की ऊपरी परत विघटित हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं तो उसकी गठन कमज़ोर पड़ जाती है। और फिर इसके बाद है परत अपरदन। परत अपरदन के अगले चरण में, यानी अपरदन के अगले चरण में परत अपरदन में बूंदों के निरंतर प्रहार के कारण पतली परतों के ऊपर में मृदा का कटाव होने लगता है। यानी जो बूंद अपरदन था उसमें तो कम बूंदें पड़ती हैं, और इसमें परत अपरदन में ज़्यादा बूंदें पड़ती हैं लगातार, और यह सामान्यतः समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के पश्चात होता है। यद्यपि यह अति सूक्ष्म प्रक्रिया है किंतु अधिक हानिकारक होती है, क्योंकि मृदा की सूक्ष्म और अति उर्वर परत का अपरदन हो जाता है। आगे है फिर रेल अपरदन। रेल अपरदन जो है, इस अपरदन के प्रकार के अंतर्गत तेज गति से बहता हुआ जल छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बनाकर बहने लगता है। यह आमतौर पर कृषि भूमि और अतिचारित भूमियों पर देखने को मिलता है। अब फिर इसके बाद है अवनालिका अपरदन। जब रेल अपरदन की नालियाँ बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं तो कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में इनकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि कहा जाता है। उदाहरण इसका चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र है, यानी चंबल जो नदी है उसका जो क्षेत्र है उत्खात भूमि के लिए जाना जाता है। यानी रेल अपरदन का बड़ा रूप ही अवनालिका अपरदन कहलाता है। आगे फिर धारा चैनल अपरदन। जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता, तो उसे धारा चैनल अपरदन कहते हैं। आगे फिर अवनालिका अपरदन से प्रभावित 4 वृहद क्षेत्र हैं, उसके बारे में दिया हुआ है कि जो अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है वो पंजाब में शिवालिक के दक्षिणी ढाल में होता है, चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के मध्यवर्ती एवं निचले मार्ग तथा चंबल यमुना दोआब में होता है, और छोटा नागपुर प्रदेश में एवं राजमहल पहाड़ियों के कुछ भागों में होता है। गुजरात में खम्मात की खाड़ी के पूर्व तथा उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्र में भी होता है। ये जो अवनालिका अपरदन है ये 4 जगहों पर प्रसिद्ध रूप से अधिक मात्रा में होता है।
अब मृदा संरक्षण के उपाय दिए हुए हैं। ये देखो कि मृदा संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत न केवल मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है बल्कि उसमें सुधार की भी कोशिश की जाती है। और देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों का नियंत्रण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। जो भारत में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है उसका गठन 1953 में किया गया था मृदा अपरदन व उसके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण करने के लिए, और जिसका कार्य था राष्ट्रीय स्तर पर मृदा संरक्षण के कार्यक्रमों का संचालन करना। अब आगे मृदा संरक्षण के उपाय के बारे में दिया हुआ है कि जब मृदा संरक्षण के उपाय करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम समस्या की पहचान करते हैं कि समस्या क्या है। उसके बाद उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक व तकनीकी पक्ष को ध्यान में रख करके ये समाधान करने चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पक्ष को ध्यान में रख करके। और इन उपायों में 3 उपाय सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे यांत्रिक उपाय, जैविक उपाय और सामाजिक उपाय। अब जैविक उपाय में देखते हैं कि मेड़बंदी के द्वारा इस अपरदन को कम किया जाता है, ठीक है, और समोच्च रेखीय कृषि द्वारा भी इसको कम किया जाता है, और पत्थर के मेड़ या चट्टान के बांध बांध कर इसका मतलब जो प्रसार है वो कम किया जाता है। और जैवीय उपाय में फसल चक्र के द्वारा, यानी फसल चक्र बदलते हुए फसल को जैसे बोते हैं, जैसे अब एक फसल बो दी फिर आगे दूसरी, फिर उस हिसाब से दूसरी, फिर मतलब चक्र सा बना देते हैं फसलों का। आगे फिर पट्टीदार खेती की जाती है इसमें, और फिर आगे पट्टीदार खेती के द्वारा और पलवार व मल्चिंग के द्वारा भी किया जाता है, वर्मा कंपोस्ट और हरी एवं जैविक खाद के द्वारा भी, और कृषि वानिकी के द्वारा, वृक्षारोपण अधिक वृक्ष लगाने के द्वारा भी। और सामाजिक उपाय में अति चराई पर प्रतिबंध, यानी अति चराई को कम करके, और कुल्हाड़ी बंदी को भी कम करके, जिसके द्वारा पेड़ों को काट दें उसको कम करके, झूम खेती पर रोक लगा करके, लोक सहभागिता यानी सभी को सहभागिता के द्वारा। अब यांत्रिक उपाय के बारे में समझते हैं कि मेड़बंदी के अंतर्गत बड़े बड़े जोतों के खेतों में मेड़ बनाकर जल के प्रवाह को कम किया जाता है, ठीक है। और समोच्च, आगे इसमें देखते हैं, समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ों के सबसे ऊंचे ढाल पर की जाती है। जो समोच्च रेखीय जुताई होती है पहाड़ों के सबसे ऊंचे ढाल पर की जाती है। आपने देखा होगा जैसे ऊंचाई से नीचाई की तरफ आते हैं तो नाली के रूप में पहाड़ों पर सिंचाई की जाती है, और पानी के जो बहाव है उसके अकॉर्डिंग की जाती है, पानी के बहाव को देख करके कि पानी के बहाव को उसके द्वारा कम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है पत्थर के मेड़ और चट्टान बांध के अंतर्गत पानी को तेजी से बहने से रोकने के लिए चट्टानों के द्वारा अवरोधक बनाए जाते हैं। यानी जहाँ पर पानी का ज़्यादा बहाव होता है तो उसके मार्ग में जैसे ज़्यादा बहाव होता है तो उसमें चट्टान या पत्थर वगैरह डाल करके उसके बहाव को कम किया जाता है। और चट्टानी बांध बांधने से नालियों की रक्षा होती है और मृदा का क्षय भी नहीं होता है, क्योंकि ये पत्थर और ये चट्टान जो होती हैं कठोर होती हैं, ये बह के तो जाती नहीं है और मिट्टी को अपने साथ ही जमा लेती हैं और फिर उसमें एक तरह से बांध का कार्य करती हैं। और बेसिन लेस्टिंग के अंतर्गत ढालों पर एक नियमित अंतराल के बाद लघु बेसिन या गर्त का निर्माण किया जाता है। अब आगे जैविक उपाय में देखते हैं कि फसल चक्र के अंतर्गत अपरदन को कम करने वाली फसलों का अन्य फसल के साथ चक्रीकरण कर अपरदन को रोका जा सकता है, और इससे मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है, ठीक है। फसल चक्र के द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ती है और इसके द्वारा अपरदन को भी रोका जाता है। और पट्टीदार खेती के द्वारा भी अपरदन को रोका जाता है। और पलवार या मल्चिंग के अंतर्गत खेतों में फसल अवशेष की 10 से 15 सेंटीमीटर पतली परत बिछाकर अपरदन तथा वाष्पीकरण को रोका जा सकता है। इसमें मृदा का स्तर सुरक्षित रहता है तथा वर्मी कंपोस्ट के प्राचीन काल से ही किसानों का सबसे हितकारी प्रयोग रहा है, क्योंकि यह पूरी तरह से केंचुए पर आधारित होता है और केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और यह केंचुए मिट्टी में मौजूद घास फूस और अन्य खरपतवार को खाकर उन्हें खाद बनाते हैं तथा साथ ही मिट्टी को मुलायम और उपजाऊ भी बनाते हैं। यानी केंचुआ जो होता है वो फसल के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है और किसानों का इसे मित्र कहते हैं। हरी एवं जैविक खाद के अंतर्गत मृदा संरक्षण के बनाए रखने के लिए खेत में हरी खाद का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। अब आगे इसमें देखते हैं कृषि वानिकी के अंतर्गत खेत के चारों तरफ मेड़ों
पर 2 या 3 पंक्तियों में एक निश्चित दूरी में फसलों के साथ वृक्षों को भी रोपित किया जाता है। इससे मृदा अपरदन को रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि मृदा जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं मृदा को अपने साथ जकड़ लेती हैं, और इसके द्वारा मृदा अपरदन में मदद मिलती है रोकने में। आगे फिर सामाजिक उपाय में देखते हैं कि अत्यधिक चराई से पहाड़ी ढालों की मृदा ढीली पड़ जाती है और पानी का बहाव ढीली मृदा को अपने साथ आसानी से बहा ले जाता है, और मृदा अपरदन को रोकने के लिए इस क्षेत्रों में नियोजित चराई वनस्पति के आवरण को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो झूम कृषि में भी कमी करके रोका जा सकता है अपरदन को, और लोक सहभागिता के माध्यम से ग्राम पंचायतों से लेकर शहरों तक वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। गैर सरकारी संस्थाओं को भी इसमें अभियान में जोड़ना होगा। वह मृदा संरक्षण के प्रति सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, तो सहभागिता, एकता सब कुछ जरूरी है। और मृदा के अध्ययन को यानी मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। जिस विज्ञान में मृदा का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों चैप्टर 6 आज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कल चैप्टर 7 स्टार्ट करूँगा, उसमें देखूँगा। ठीक है, तो चैप्टर 6 में क्या समझ में आया, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते कूदते रहें और मुस्कुराते रहें। बाय।